आज के मुख्य समाचार। पालमपुर में कांग्रेस का ही बनेगा महापौर, मुकेश अग्निहोत्री। 10वीं बोर्ड में 99.86% अंक लाने वाली अनमोल को सीएम ने दी बधाई। पंचायत चुनावों को लेकर गरजे मंत्री अनिरुद्ध सिंह। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से हिमाचल में तबाही। ऊंचे पहाड़ी इलाकों में बेमौसमी फूलगोभी की बहार। हिमाचल में सरकारी नौकरी के लिए अनिवार्य होगा चिटा टेस्ट। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने दावा किया कि नगर निगम चुनावों के बाद पालमपुर में कांग्रेस अपना महापौर और उप महापौर बनाएगी। उन्होंने कहा कि इसके पीछे सबसे बड़ा कारण पालमपुर के विधायक आशीष बुटेल की लोकप्रियता और उनका मिलनसार स्वभाव है। पालमपुर में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि आशीष बुटेल विधानसभा क्षेत्र के लगभग हर व्यक्ति को नाम से जानते और पहचानते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की राजनीति में ऐसे जनप्रिय और सामाजिक स्वभाव वाले नेता बहुत कम देखने को मिलते हैं। उन्होंने कहा कि बुटेल परिवार राजनीति का एक मजबूत और अनुभवी परिवार है जिसने दर्जन से अधिक चुनाव जीते हैं। अग्निहोत्री ने कहा कि उन्हें पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं वरिष्ठ नेता ब्रज बिहारी बुटेल के साथ काम करने का अवसर मिला, लेकिन अब लोग कहते हैं कि बेटा अपने पिता से भी आगे निकल गया है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले नगर निगम चुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल की थी और इस बार भी कांग्रेस का ही महापौर बनेगा। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली बार भाजपा को केवल 2 सीटें मिली थी और इस बार वह आंकड़ा भी शून्य रह जाएगा। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि पालमपुर में कांग्रेस का नगर निगम बनने से विकास कार्यों को और गति मिलेगी क्योंकि यहाँ कांग्रेस के विधायक है और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। उन्होंने कहा कि भाजपा हर चुनाव में चेहरा बदलती रहती है जबकि पालमपुर में आशीष बुटेल का कोई मुकाबला नहीं है। इस अवसर पर विधायक संजय रतन, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष त्रिलोक चंद सहित कई कांग्रेस कार्यकर्ता और स्थानीय लोग भी उपस्थित रहे। पालमपुर नगर निगम का चुनाव चल रहा है। पालमपुर हमेशा से कांग्रेस का गढ़ है और यहाँ पे पिछली दफा भी नगर निगम हमने जीता था। इस दफा भी नगर निगम में लगभग वही स्थिति है। बीजेपी को पिछली बार 2-3 सीटें मिली हुई है और इस दफा भी कोई ज़्यादा गुंजाइश नजर नहीं आती। कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छे जो है या स्वीप कर रही है और हमारे टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर धर्मानी जी यहाँ के इंचार्ज हैं और हमारे आशीष बुटेल जी, लोग जिनसे भी बात होती है वो कह रहे हैं कि यहाँ पे आशीष के काम और नाम पे जो है वोटें बढ़ रही हैं और कैंडिडेट्स का जहाँ जहाँ हम गए हैं लोगों में अच्छी पहचान है और हमारे पीछे 2 मेयर रहे, एक गोपाल नाग जी रहे और एक वाली जी रही। दोनों पार्टी के लिए समर्पित भाव से काम कर रहे हैं और यहाँ पे हमारा अपना डिपार्टमेंट जो है पालमपुर में पानी का, जल शक्ति का जो 400 करोड़ रुपए के आसपास इन्वेस्ट कर रहा है। 200 करोड़ रुपए तो हम सीवरेज पे ही लगा रहे हैं। 135 करोड़ रुपए की सीवरेज की स्कीम चल रही है। जैसे यहाँ पे अभी आप आए हैं तो यहाँ पे हम सीवरेज डाल रहे हैं और बहुत जल्दी ये सड़क जो है इस पे हमने 2 करोड़ 4 लाख रुपए दे रखा है। तो वो जो सड़कें हमने उखाड़ी हैं वो हम जैसे मौसम जरा सा इसका मिजाज बदलते हैं तो हम इसको पक्का कर देंगे, ब्लैक ऑफिस भी कर देंगे। तो वो इसलिए पानी के हिसाब से जहाँ पे कूलों का निर्माण होना है या जो है कहीं ताल बढ़ने हैं या कहीं ट्यूबवेल लगने हैं या कहीं हैंडपम्प लगने हैं या नलके लगने हैं, उसके लिए धन का कोई कमी नहीं है। डिपार्टमेंट पूरी ताकत से यहाँ पे ये काम कर रहा है और वैसे भी जो है यहाँ एक लंबी जो है विरासत कांग्रेस पार्टी की रही है और
हरीलाल बुटेल जी जो हमारे स्पीकर रहे, और उनकी इमेज जो है और साख जो है बहुत बढ़िया रही है इलाके में। उन्होंने चुनाव जीते, उसके बाद उनका बेटा आया, लगातार 2 दफ़ा आशीष बुटेल ने चुनाव जीता है, और नगर निगम में यहाँ पे हमें कोई दिक्कत नहीं है, और हम बड़े अंतर से जीतेंगे। 17 तारीख को यहाँ जीत का जश्न मनाया जाए। बीजेपी की कोई गुंजाइश नहीं है यहाँ। दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, वैसे खुश रहें, खुश रहना चाहिए, और 5-7 दिन खुश रह लें 17 तारीख से पहले तो क्या बुराई है। लेकिन कुल मिला के बीजेपी का यहाँ पे कोई भूषा नहीं है ना। यहाँ 50 साल से कांग्रेस की आप देख लो सल्तनत कैसे चल रही है, और यहाँ पे बुटेल परिवार जो है मेरे ख्याल 10-11 चुनाव यहाँ पे जीत चुके हैं। MLA यहाँ से कांग्रेस के रहे हैं। जब पहला नगर निगम बना तब भी यहाँ पे कांग्रेस ने अपना झंडा बुलंद किया, और वैसे भी आप देखें जगह जगह जो विकास है यहाँ पे हर ईंट पे जो है यहाँ पे कांग्रेस का नाम लिखा है, बुटेल परिवार का नाम लिखा है। तो वो पंजाबी में कहते हैं ना, मैं जेड़े पासे देखा मैनू तू दिसदा। तो यहाँ पालमपुर में जिस तरफ भी नजर घुमा लो आपको यही दिखेगा कि यहाँ पे ये काम बुटेल ने किया है। तो वो बीजेपी ने जब कुछ यहाँ पे किया ही नहीं तो वो किस बात की उम्मीद रखते हैं। बाकी राजनीति है, उनको चुनाव लड़ना है तो चुनाव लड़ रहे हैं। वैसे भी ये जो छोटे चुनाव हैं इसमें शिष्टाचार, मर्यादा, सद्भावना बनी रहनी चाहिए। लेकिन यहाँ जीत की बात है, जीत जो है कांग्रेस की है यहाँ पे, और 17 तारीख को आपके सामने आ जाएगा। अनिरुद्ध सिंह ने पंचायत राज चुनावों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि कांग्रेस पूरी मजबूती और एकजुटता के साथ चुनाव मैदान में उतर चुकी है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने अपने प्रत्याशियों को जनता के बीच उतार दिया है और ग्रामीण क्षेत्रों में कांग्रेस के पक्ष में मजबूत माहौल भी बन चुका है। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पंचायत चुनाव लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, क्योंकि गाँव के विकास की दिशा इन्हीं चुनावों से तय होती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा विकास, जनसेवा और पारदर्शिता की राजनीति में विश्वास रखती है, जबकि भाजपा केवल आरोप लगाने और लोगों को गुमराह करने का कार्य करती रही है। उन्होंने भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि विरोधियों के लिए आरोप लगाना बहुत आसान होता है, लेकिन जनता अब यह जानती है कि भाजपा ने अपने कार्यकाल में आखिर कौन से बड़े विकास कार्य किए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेता केवल मंत्रों से बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर विकास दिखाई नहीं देता है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार गाँव के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा और ग्रामीण आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार पंचायतों को मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों का संतुलित विकास सुनिश्चित हो सके। अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि भाजपा के नेताओं को पहले अपने कार्यकाल का हिसाब जनता को देना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के शासनकाल में जिला परिषद और पंचायत स्तर पर विकास की गति थम गई थी। कई योजनाएं केवल कागजों तक सीमित रही और ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं का समाधान नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि भाजपा के कार्यकाल में लोगों को केवल घोषणाएं सुनने को मिली, जबकि धरातल पर कोई ठोस कार्य नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार बनने के बाद विकास कार्यों को नई गति मिली है और गाँव में लोगों को योजनाओं का सीधा लाभ भी मिलना शुरू हुआ है। मीडिया से बातचीत में मंत्री ने कहा कि पंचायत चुनाव किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, बल्कि गाँव के भविष्य का चुनाव होता है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे ऐसे प्रतिनिधियों को चुने जो जनता के बीच रहकर कार्य करें और गाँव की समस्याओं को समझे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के प्रत्याशी जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए पूरी तरह तैयार है। पार्टी के कार्यकर्ता गाँव-गाँव जाकर लोगों से संपर्क कर रहे हैं और कांग्रेस की नीतियां तथा सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचा रही है। अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि कांग्रेस सरकार प्रदेश के हर वर्ग के हितों की रक्षा कर रही है। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव के समय भाजपा जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रही है, लेकिन अब लोग समझ चुके हैं कि जनता विकास चाहती है, केवल राजनीतिक बयानबाजी नहीं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का लक्ष्य केवल चुनाव जीतना नहीं, बल्कि गाँव का समग्र विकास करना है। मंत्री ने कहा कि पंचायत प्रतिनिधियों को जनता और सरकार के बीच सेतु बनकर कार्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि पंचायतें मजबूत होगी तो गाँव का विकास तेज होगा। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर चुनाव लड़ने और पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। पंचायत चुनाव है, 3 टायर सिस्टम है, इसमें सभी प्रत्याशियों ने अपने अपने नामांकन भरे हैं और जिला परिषद के स्तर पर सबसे ऊपर स्तर जो है 3 टायर में जिला परिषद में अगर मैं बात करूँ
तो बीजेपी ने अपनी लिस्ट जो है स्टेट लेवल पर निकाली थी और कांग्रेस ने भी अपने अपने कैंडिडेट्स जो हैं सिंगल कैंडिडेट्स दिए हैं और चिन्मैना वार्ड से हमारे भूपेंद्र सिंह कंवर जी जो है वो लड़ रहे हैं। ये अच्छी सी और शिमला ग्रामीण से भी प्रियंका है संकट मोचन से रहते हैं बड़ाई वार्ड से। तो सभी जो कैंडिडेट्स हैं मैं समझता हूँ अच्छी लीड लेके जीते। आप है भाजपा से पहले पिछले 5 साल का हिसाब नहीं, तो उन्होंने क्या किया है दूसरे पे आरोप लगाना आसान होता है, परंतु जब खुद करें हम अपने क्षेत्रों की बात करें, जिला शिमला में मैं पूरे जिला शिमला की बात करता हूँ न केवल एक विधानसभा क्षेत्र की। अगर वो अपने 5 काम गिना देंगे तो हम लोग सरेंडर करने को भी तैयार हैं। 5 काम सिर्फ गिनाने के बड़े काम उन्होंने किए। तो जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने डॉक्टर के साथ मीटिंग करके ही कुछ फैसला लिया था और थोड़ा हल्का फुल्का विरोध है, उसके लिए मीटिंग्स जारी हैं डॉक्टर्स के साथ और सरकार के साथ। जो भी फैसला होगा वो जल्दी जो धन्यवाद में लगाते हैं वो अच्छी बात है, जन सेवा का काम है। हमारे से तो कभी बात नहीं हुई है, मगर वो डायरेक्ट प्रशासन के पास पहुंच के एप्लीकेशन दे रहे हैं और प्रशासन उनको नहीं दे पा रहा है जगह, तो अगर हमारे को अप्रोच करेंगे तो हम लोग भी करेंगे। लंगर सेवा चलती है और अगर चिन्मैना में लंगर सेवा चलती है, क्योंकि जितने भी लंगर सेवा में जो श्रमदान करते हैं वो हमारे चिन्मैना के बच्चाकुपर के और अन्य क्षेत्रों के लोग बहुत ज़्यादा उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और मैं समझता हूँ लंगर सेवा जो है पेशेंट्स को उसका सुविधा मिल सके। कैंटीन्स में हिमाचल प्रदेश के ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में इन दिनों खेतों में बेमौसमी फूलगोभी की फसल लहरा रही है। पहाड़ों की ठंडी जलवायु और किसानों की मेहनत ने इस बार शानदार उत्पादन दिया है, जिससे किसानों के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही है। खासकर रोमथल क्षेत्र में खेतों में तैयार फूलगोभी की फसल का कटान शुरू हो गया है और किसान बेहतर दाम मिलने की उम्मीद से उत्साहित है। रोमथल और आसपास के क्षेत्रों में दूर दूर तक फैले खेत इन दिनों सफेद फूलगोभी से ढके हुए नजर आ रहे हैं। खेतों में सुबह से ही किसानों और मजदूरों की चहल पहल भी देखने को मिलती है। किसान सावधानी पूर्वक तैयार फसल को काटकर बाजारों तक पहुंचाने की तैयारी में जुट चुके हैं। स्थानीय किसानों का कहना है कि इस बार मौसम ने काफी हद तक साथ दिया है, जिसके साथ फूलगोभी की गुणवत्ता भी बेहतर हुई है। पहाड़ी क्षेत्रों में उगाई जाने वाली यह बेमौसमी फूलगोभी मैदानी इलाकों की तुलना में अधिक मांग में रहती है। गर्मियों के मौसम में जब कई राज्यों में फूलगोभी का उत्पादन कम हो जाता है, तब हिमाचल के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में निकलने वाली फसल बाजारों में अच्छे दाम पर मिलती है। यही कारण है कि किसान पारंपरिक खेती के साथ साथ नकदी फसलों की ओर भी तेजी से रुख कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि फूलगोभी की खेती मेहनत जरूर मांगती है, लेकिन यदि मौसम अनुकूल रहे और बाजार से सही कीमत मिल जाए तो अच्छी आय प्राप्त हो सकती है। कई किसानों ने बताया कि पहले वे केवल पारंपरिक फसलें उगाते थे, लेकिन अब सब्जी उत्पादन की ओर बढ़ने से उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। स्थानीय किसानों के अनुसार इस बार फूलगोभी की फसल की गुणवत्ता अच्छी है और मंडियों में भी बेहतर दाम मिलने की संभावना है। खेतों से तैयार फसल को स्थानीय बाजारों के साथ साथ बाहरी राज्यों की मंडियों में भी भेजा जा रहा है। इससे न केवल किसानों की आय बढ़ रही है, बल्कि क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिल रही है। कृषि विशेषज्ञ का मानना है कि हिमाचल प्रदेश की जलवायु बेमौसमी सब्जियों के लिए बेहद उपयुक्त है। यदि किसानों को आधुनिक तकनीक, बेहतर बीज और विपणन सुविधाएं मिले तो वे राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अलग पहचान बना सकते हैं। विशेषज्ञ के अनुसार पहाड़ी क्षेत्रों में उत्पादित सब्जी की गुणवत्ता बेहतर होने के कारण उनके बाजार में भी अच्छी मांग रहती है। हालांकि किसानों का कहना है कि खेती में लागत भी लगातार बढ़ रही है। बीज, खाद, दवाइयों और मजदूरी पर अधिक खर्च करना पड़ता है। इसके अलावा मौसम की मार हमेशा बनी रहती है। पिछले कुछ समय से बेहतर मौसम ने किसानों की चिंताओं को बढ़ाया है, लेकिन इसके बावजूद किसान मेहनत करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। रोमथल क्षेत्र के कई किसानों का कहना है कि बेमौसमी फूलगोभी की खेती ने युवाओं को भी खेती की ओर आकर्षित किया है। पहले जहां युवा रोजगार के लिए शहरों की ओर रुख करते थे, वहीं अब कई युवा आधुनिक खेती अपनाकर अपने गांव में ही स्वरोजगार प्राप्त कर रहे हैं। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिल रही है। किसानों ने सरकार से मांग की है कि सब्जी उत्पादकों को बेहतर सड़क सुविधा, कोल्ड स्टोरेज और उचित बाजार उपलब्ध करवाए जाए, ताकि उन्हें अपनी फसल का सही मूल्य मिल सके। उन्होंने कहा कि यदि परिवहन और विपणन सुविधाएं मजबूत हो तो पहाड़ी क्षेत्र के किसान और अधिक लाभ कमा सकते हैं। इन दिनों रोमथल के खेतों में लहराती फूलगोभी की फसल न केवल किसानों की मेहनत की कहानी बयां कर रही है, बल्कि यह भी दिखा रही है कि पहाड़ों में आधुनिक और नकदी खेती के जरिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी जा सकती है। मेहनती किसानों की बदौलत हिमाचल की यह बेमौसमी फसल प्रदेश की पहचान बनती जा रही है।
सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की 10वीं कक्षा की परीक्षा में 99.86% अंक प्राप्त कर शानदार सफलता हासिल करने वाले छात्रा अनमोल को फोन पर बधाई एवं शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने अनमोल की इस ऐतिहासिक उपलब्धि को प्रदेश के लिए गर्व का विषय बताते हुए कहा कि कठिन परिश्रम, अनुशासन और लक्ष्य के प्रति समर्पण से हर सपना साकार किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने अनमोल से आत्मीय बातचीत करते हुए उनकी पढ़ाई, भविष्य की योजनाओं और सफलता के पीछे की मेहनत के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मेधावी विद्यार्थी हिमाचल का नाम पूरे देश में रोशन कर रही है और अनमोल जैसी प्रतिभाएं आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। फोन पर बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री सुक्खू ने अनमोल के माता पिता और शिक्षकों की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि किसी भी विद्यार्थी की सफलता केवल उसके व्यक्तिगत प्रयासों का परिणाम नहीं होती है, बल्कि इसके पीछे माता पिता के संस्कार, शिक्षकों का मार्गदर्शन और परिवार का निरंतर सहयोग भी शामिल होता है। उन्होंने कहा कि ऐसा पल हर परिवार के लिए बेहद भावुक और गर्व से भरा होता है जब बच्चे की मेहनत रंग लाती है और माता पिता तथा गुरुजनों की आंखों में खुशी दिखाई देती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा जीवन की सबसे बड़ी ताकत है और यही वह माध्यम है जो किसी भी व्यक्ति को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में देश भर में अपनी अलग पहचान रखता है और प्रदेश के विद्यार्थी लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन भी कर रहे हैं। बातचीत के दौरान अनमोल ने मुख्यमंत्री को बताया कि वह भविष्य में अपने पिता की तरह अध्यापक बनना चाहती है और इस पर मुख्यमंत्री ने उनकी सोच और लक्ष्य की सराहना करते हुए कहा कि शिक्षक समाज निर्माण की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं। उन्होंने कहा कि एक अच्छा शिक्षक केवल बच्चों को पढ़ाता ही नहीं बल्कि उनके व्यक्तित्व और भविष्य को भी आकार देता है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि यदि व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करे तो सफलता निश्चित रूप से उसके कदम चूमती है। उन्होंने अनमोल को प्रेरित करते हुए कहा कि जीवन में निरंतर सीखते रहना और मेहनत करते रहना ही आगे बढ़ने का सबसे बड़ा मंत्र है। उन्होंने कहा कि आज बेटियां हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही है। शिक्षा, विज्ञान, प्रशासन, खेल और सामाजिक क्षेत्र में हिमाचल की बेटियां लगातार नई उपलब्धियां हासिल कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की बेटियों और युवाओं को बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए लगातार कार्य कर रही है ताकि हर प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपने सपनों को पूरा कर सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के लिए कई योजनाओं पर कार्य कर रही है। सरकारी स्कूलों में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने और विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए लगातार प्रयास भी किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेधावी विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना सरकार की प्राथमिकता है। अनमोल की इस शानदार सफलता के बाद उनके घर में खुशी तथा उत्साह का माहौल। परिवार के सदस्य, रिश्तेदार, शिक्षक और स्थानीय लोग लगातार उन्हें बधाई दे रहे हैं। स्कूल में भी छात्रा की उपलब्धि को लेकर गर्व का माहौल है। शिक्षकों ने कहा कि शुरू से ही अनमोल पढ़ाई में बेहद मेहनती और अनुशासित रही है और उन्होंने अपनी लगन और समर्पण से यह मुकाम हासिल किया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अनमोल की सफलता क्षेत्र के अन्य विद्यार्थियों के लिए भी प्रेरणा बनेगी। कई विद्यार्थियों और अभिभावकों ने कहा कि कठिन मेहनत और सही मार्गदर्शन से किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। हेलो, कैसी है बेटी? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कैसी है बेटी? ठीक हो? यस सर। बहुत बहुत मुबारक हो, आपने तो बहुत अच्छे नंबर लिए, 99% से अब नंबर लिए। थैंक यू सर। क्या बनोगे बड़े होके? सर टीचर लाइन में जाना है। टीचर्स बनना बहुत अच्छी बात है बेटा। पापा क्या करते हैं? टीचर ही है। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। मम्मी क्या करते हैं? मम्मा हाउसवाइफ है। तो आज आपने हैप्पी मदर डे बोला? हाँ जी। हाउसवाइफ है, ठीक है बेटा। पहले टीचर ही थे। अच्छा, पहले टीचर थे, फिर नौकरी छोड़ दी? हाँ जी। अच्छा बेटा, बहुत बहुत मुबारक हो। कैसे, कितने घंटे पढ़ाई करती थी बेटी? 5 to 6 आवर्स। कितने बजे उठ जाते थे सुबह आप? सुबह 5। 5 बजे से कब तक पढ़ते थे आप? सुबह 5 से 7। वेरी गुड, बहुत बहुत मुबारक हो बेटी आपको। बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक अच्छा इंसान बनना जीवन में, है ना? थैंक यू सर। बहुत बहुत खुशी होती है बच्चों जब आप पढ़ते हो, है ना? थैंक यू। थैंक यू बेटा, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, पापा को, मम्मी को, सबको। और हिमाचल प्रदेश का बेटी हमारी ने नाम रोशन किया, टॉप किया। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा।
हिमाचल प्रदेश में अप्रैल और मई महीने के दौरान लगातार बदल रहे मौसम ने किसानों और बागवानों की मुश्किलें बढ़ा दी है। बेमौसम बारिश, तेज आंधी, तूफान और भारी ओलावृष्टि ने प्रदेश के कृषि और बागवानी क्षेत्र को गहरी चोट पहुंचाई है। राज्य के कई जिलों में फसलों और फलों के बगीचों का व्यापक नुकसान हो चुका है, जिससे हजारों किसानों और बागवानों की मेहनत पर पानी फिर गया है। प्रारंभिक आकलन के अनुसार प्रदेश में बागवानी क्षेत्र को लगभग 29 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, जबकि कृषि फसलों को करीब 10 करोड़ रुपए की क्षति पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। लगातार खराब हो रहे मौसम और मौसम विभाग द्वारा अगले 5 दिनों के लिए जारी चेतावनी ने सेब उत्पादकों की चिंता बढ़ा दी है। ऐसे समय में हुई ओलावृष्टि ने बागवानों को सबसे अधिक प्रभावित किया है। प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में इस समय सेब की फसल शुरुआती अवस्था में है। ऐसे समय में हुई ओलावृष्टि ने बागवानों को सबसे अधिक प्रभावित किया है। जुब्बल, कोटखाई, चौपाल, रोडो, ठेउक जैसे प्रमुख सेब उत्पादक क्षेत्रों में तेज ओलावृष्टि के कारण छोटे सेब पेड़ों से टूटकर जमीन पर गिर चुके हैं। कई बगीचों में नई पत्तियां और टहनियां भी क्षतिग्रस्त हो गई है, जिससे आने वाले समय में उत्पादन पर गंभीर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। बागवानों का कहना है कि इस बार पहले ही कम बर्फबारी के कारण फसल पर असर पड़ा था और अब असमय ओलावृष्टि ने दोहरी मार डाल दी है। कई किसानों ने बताया कि उन्होंने पूरे साल मेहनत और भारी खर्च के साथ बगीचों की देखभाल की थी, लेकिन कुछ मिनटों की ओलावृष्टि ने महीनों की मेहनत को बर्बाद कर दिया। बागवानों के अनुसार यदि आने वाले दिनों में भी मौसम खराब रहा तो नुकसान और बढ़ सकता है। सेब के अलावा प्रदेश में उगाई जाने वाली नकदी फसलें भी खराब मौसम की चपेट में आ गई है। मटर, गोभी, बीन और अन्य सब्जियों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। खेतों में पानी भरने और तेज हवाओं के कारण कई जगह फसलें जमीन पर बिछ गई है। किसानों का कहना है कि पहले ही खेती की लागत लगातार बढ़ रही थी और अप्राकृतिक आपदा ने आर्थिक संकट को और भी गहरा दिया है। मंडी, कुल्लू, सिरमौर और कांगड़ा सहित कई जिलों में बागवानी और कृषि क्षेत्र को भारी नुकसान पहुंचने की रिपोर्ट भी सामने आई है। अनेक क्षेत्रों में सेब के बगीचों में लगी सुरक्षा नेट तक फट गई है, जबकि तेज हवाओं के कारण कई जगह पेड़ भी उखड़ गए हैं। हिमाचल प्रदेश फल एवं सब्जी उत्पादन संघ के अध्यक्ष हरीश चौहान ने कहा कि ओलावृष्टि का प्रभाव केवल वर्तमान फसल तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका असर अगले सीजन की फसल वृद्धि पर भी पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि यदि मौसम की यही स्थिति बनी रही तो उत्पादन और गुणवत्ता दोनों प्रभावित होगी, जिसका सीधा असर बागवानों की आय पर पड़ेगा। विशेषज्ञों के अनुसार इस समय लगातार नमी और ठंडे मौसम के कारण फलों में रोग बढ़ने का खतरा भी पैदा हो गया है। कई क्षेत्रों में फलों पर दाग लगने और पौधों की वृद्धि रुकने की आशंका भी जताई गई है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यदि तापमान में अचानक बदलाव जारी रहा तो इसका दीर्घकालिक प्रभाव भी देखने को मिल सकता है। प्रभावित किसानों और बागवानों ने सरकार से विशेष राहत पैकेज की मांग की है। उनका कहना है कि प्राकृतिक आपदा के कारण उन्हें करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है और यदि समय पर सहायता नहीं मिली तो उनकी आर्थिक स्थिति गंभीर हो सकती है। कई बागवानों ने फसलों का बीमा होने के बावजूद उचित मुआवजा न मिलने की भी चिंता जताई है और राहत राशि जारी करने की मांग की है। इस बीच भारत मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों के लिए प्रदेश में खराब मौसम की चेतावनी जारी की गई है। विभाग ने 12 और 13 मई को कई जिलों में भारी ओलावृष्टि, तेज तूफान और बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला सहित कई क्षेत्रों में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। बिजली कड़कने और भारी बारिश की भी संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने किसानों और बागवानों को एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि फलों और फसलों को ओलावृष्टि से बचाने के लिए एंटी हेलनेट का उपयोग करें। साथ ही खेतों और बगीचों में जल निकासी की उचित व्यवस्था बनाए रखने की सलाह भी दी गई है। विभाग ने वाहन चालकों को भी सावधानी बरतने को कहा है, क्योंकि तेज बारिश और तूफान के कारण सड़कों पर फिसलन और दृश्यता कम हो जाती है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नशे के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए आज शिमला में बड़ा ऐलान किया। शिमला में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि भविष्य में सरकारी नौकरी पाने के लिए युवाओं को चट्टा टेस्ट से गुजरना होगा। इसके अलावा सरकारी संस्थानों में डॉक्टर, इंजीनियरिंग और अन्य प्रोफेशनल कोर्स कर रहे छात्रों की भी हर वर्ष ड्रग जाँच करवाई जाएगी। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार हिमाचल को नशा मुक्त बनाने के लिए गंभीरता से कार्य कर रही है और युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से शामिल है।
है। उन्होंने कहा कि चिट्टा और अन्य मादक पदार्थों का बढ़ता प्रभाव समाज के लिए गंभीर चुनौती बन चुका है और इसे रोकने के लिए कड़े कदम उठाना बेहद जरूरी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी सेवाओं में ऐसे युवाओं की नियुक्ति होनी चाहिए जो मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ हो तथा समाज के लिए सकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत कर सके। इसी उद्देश्य से भर्ती प्रक्रिया में ड्रग टेस्ट को शामिल करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने वाले युवाओं को अनिवार्य रूप से ड्रग जांच प्रक्रिया से गुजरना होगा। उन्होंने कहा कि केवल सरकारी नौकरी तक ही नहीं बल्कि शैक्षणिक संस्थानों में भी नशे के खिलाफ सख्त निगरानी की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी संस्थानों में मेडिकल, इंजीनियरिंग और अन्य प्रोफेशनल कोर्स कर रहे विद्यार्थियों की हर साल ड्रग जांच की जाएगी ताकि युवाओं को नशे से दूर रखा जा सके और संस्थानों का शैक्षणिक वातावरण सुरक्षित बन सके। इसमें जब हमारी सरकार बनी थी उसमें कुछ परिवार मुझसे मिले। उन्होंने मुझसे कहा कि प्रदेश में चिट्टा सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। चिट्टे को में कई युवा हमारे चिट्टा का सेवन करते पाए गए, उनके परिवार के ये लोग थे। ये नशा नहीं है, इसने पूरे सामाजिक व्यवस्था पर प्रभाव डाला है और हमने समय रहते इसमें कार्रवाई करनी शुरू की। हमारी सरकार बनने के बाद हमने पिट एनडीपीएस एक्ट को लागू किया और पिट एनडीपीएस एक्ट एक ऐसा एक्ट था जो केंद्र सरकार ने काफी पहले स्वीकृत कर दिया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भी इसको लागू किया करना था, लेकिन मैंने जनवरी या फरवरी में पिट एनडीपीएस एक्ट को लागू किया और चिट्टे के खिलाफ हमने एक अभियान शुरू किया। चिट्टे के खिलाफ अभियान में पहले उसकी गहराई तक हमने उसका अध्ययन किया, किस दृष्टिकोण से हमने बढ़ना है, और 15 नवंबर 2025 को ऐतिहासिक रिज मैदान में जहां हमने शपथ ली थी वहां से एंटी चिट्टा वॉकथॉन का आयोजन किया गया। इस अभियान का उद्देश्य हिमाचल की हर महिला, हर पुरुष, हर पंचायत, हर परिवार और विशेष रूप से हमारे युवा वर्ग को नशे के विरुद्ध लड़ाई में सक्रिय भागीदार बनाना है। मुझे संतोष है कि हिमाचल प्रदेश पुलिस द्वारा इस जन आंदोलन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है और प्रदेश का युवा हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई को आगे बढ़ा रहा है ताकि हम उनका भविष्य सुनिश्चित कर सके। आज चिट्टा मुक्त हिमाचल अभियान केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं बल्कि एक व्यापक जन आंदोलन का रूप ले चुका है। हिमाचल सरकार द्वारा एनफोर्समेंट, सप्लाई रिडक्शंस, डिमांड रिडक्शंस तथा हार्म रिडक्शन के सभी पहलुओं में पर एक साथ रूप से कार्य करना शुरू किया है। हिमाचल प्रदेश पुलिस द्वारा तथा सरकार के दिशा निर्देश द्वारा स्पेशल टास्क फोर्स द्वारा निरंतर खुफिया आधारित एवं संभावित अभियान चलाए जा रहे हैं जो हमारी जीरो टॉलरेंस नीति का प्रभावी रूप से लागू कर रहे हैं। मुझे गर्व है कि हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बना है जहां पंचायत स्तर पर चिट्टा तस्करों एवं इसका नशा करने वालों की पहचान कर पंचायत को रेड, येलो एवं ग्रीन श्रेणियों में बांटा गया है। अब तक लगभग 12,000 व्यक्तियों की पहचान की जा चुकी है तथा 224 अत्यधिक संवेदनशील पंचायतों में विशेष पुलिस एवं सीआईडी निगरानी तैनात की गई है। 15 दिसंबर 2025 को इन 234 नशा प्रभावित पंचायतों में नशा निवारण समितियां की समकालिक बैठक आयोजित कर समाज को इस लड़ाई का सक्रिय सहभागी बनाया गया। मुझे विश्वास है कि पंचायत चुनावों के पश्चात ये पंचायतें एक बार पुनः एंटी चिट्टा जन आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाएगी।
और जो 123 के करीब सरकारी कर्मचारी इसमें सम्मिलित पाए गए हैं। सरकारी कर्मचारियों की भी मैं आपको लिस्ट बताना चाहता हूं। पुलिस में 21 कर्मचारी इसमें सम्मिलित पाए गए थे। 21 पुलिस कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया है, बर्खास्त कर दिया गया है। कल मैंने सेक्रेटरीज लेवल की चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक मीटिंग बुलाई है। इसमें सभी डिपार्टमेंट में जो भी इस चिट्टे के खिलाफ सम्मिलित पाया गया, चिट्टे के खिलाफ, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी के 13 है, एजुकेशन के 10 है, बैंकिंग सर्विसेज के 9 है, जेएसबी आईपीएच के 9 है, जो यहाँ आर्मी और नेवी में काम करते रहे हुए उनके 8 हैं, एचआरटीसी के 8 हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के 6 हैं, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के 6 हैं, अदर्स के 5 है, हेल्थ डिपार्टमेंट के 4 है, बीडीओ ऑफिस के 3 है, रेवेन्यू के 3 है, फूड एंड सप्लाई के 2 है, पोस्ट ऑफिस में 2 है, सिविल सप्लाई के 1 है, वेटनरी का 1 है, होमगार्ड का 1 है, एक पंजाब पुलिस का भी है, 1 है, वेलफेयर ऑफिसर 1 है, कोऑपरेटिव सोसाइटी 1 है, एचपी सेक्रेटेरिएट का भी 1 व्यक्ति पाया गया है, हॉर्टिकल्चर का 1 है, एचपीयू का 1 है, पंचायत का 1 है, ट्रेजरी का 1 है, आरएफएसएल के 1 है। रेवेन्यू मिनिस्टर भी बैठे हैं और हमारे पंचायती राज मिनिस्टर भी बैठे हैं। ये कल तक इनके खिलाफ मेरे ख्याल कार्रवाई कर देंगे और टोटल 122 है, जिसमें से 31 को टर्मिनेट कर दिया गया है। हमारी सरकार का चिट्टे के खिलाफ में सम्मिलित जो भी सरकारी कर्मचारी है, वो जितने भी बचे हुए हैं उनको बर्खास्त करने की दृष्टि से आगे बढ़ रही है और उनको बर्खास्त कर दिया जाएगा। हमारे जो एसपी है गौरव सिंह, जो शिमला के पिट एनडीपीएस एक्ट की कार्रवाई करते हुए 5 करोड़ 80 लाख की संपत्ति फ्रीज की गई और एक रेणु शर्मा एएसपी उन्ना द्वारा 1 किलोग्राम चिट्टा बरामदगी तथा एएसआई पारुल नैंटा द्वारा मामलों की वित्तीय जांच समीक्षा जैसे कार्य पूरे देश के लिए प्रेरणा स्रोत है। 1 किलोग्राम चिट्टा भी उन्ना से पीछे पकड़ा गया है और जो इसका किंग पिन है वो जेल की सलाखों के पीछे है। हमने कहा कि चिट्टे को पकड़ने का कार्य कौन करता है? पुलिस करती है। तो हमने अब जो पुलिस की रिक्रूटमेंट हुई है उसमें जो पुलिस भर्ती जो 2025 में हुई, जिसमें 1300 के करीब भर्ती हुई है, उसमें चिट्टा टेस्टिंग पूर्ण रूप से लागू कर दी गई है और हमारी सरकार भविष्य में जितनी भी नियुक्तियां होगी उसमें चिट्टे के टेस्ट को कंपलसरी कर दिया जाएगा। इसके अलावा मैं आपको बता रहा हूं कि जो हमारे ड्रग फ्री कैंपस इनिशिएटिव हम पर कार्य शुरू कर रहे हैं, एंटी ड्रग ओथ अंडरटेकिंग तथा एंटी ड्रग सेल गठित किए जा रहे हैं। अधिकारी जो है डीसी और एसपी, उनकी जो अप्राइजल रिपोर्ट होती है, यानी कि उनकी एसीआर जो होती है, उसमें चाहे वो डीसी है चाहे एसपी है, एंटी ड्रग परफॉर्मेंस इंडिकेटर शामिल किए जा रहे हैं, जिससे सप्लाई रिडक्शन, डिमांड रिडक्शन एवं हार्म रिडक्शन से संबंधित मापनीय मानदंड होंगे।